नमस्कार साथियों। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो रॉकी हैं, आदित्य हैं, लक्ष्मी हैं, काजल हैं, कमल हैं, अनुराधा हैं, रिया हैं, बहुत सारे छात्र हैं। आप सभी प्यारे छात्रों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए जो प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति की ये श्रृंखला चल रही है, आज उसका जो है हम लोग का दूसरा क्लास लेक्चर है। और कहानी वहीं से हम लोग शुरू करेंगे जहां से कल कहानी समाप्त किया गया था। तो ऐसे में कल आप लोगों ने क्या देखा था? तो कल आप लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और जो भारतीय स्थापत्य कला है, इस पहलू को आप लोगों ने देखा हुआ था। तो दो टॉपिक कल हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग का मुद्दा क्या है? तो भारतीय कला और संस्कृति, इसके अंतर्गत इसका एक इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग कर रहे हैं जो सिलेबस एनालिसिस है, और उसका जो है पार्ट 2 है। उसका जो है पार्ट 2 है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या चर्चा करना है? तो आज हम लोग भारतीय चित्रकला से कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और 16 से फाइनली क्या आप लोग के प्लानर में मेरा दिखा रहा है क्या? आज बेटा शुक्रवार है। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि 16 से मेरी क्लास नहीं होगी, हो सकता है फाइनली किसी दूसरे की हो। तो चलिए जो है, या अगर होगा भी बेटा तो अभी तक मेरे पास सूचना नहीं आया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है भारतीय चित्रकला देखते हैं। भारतीय चित्रकला, चित्रकला क्या है? तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि कल बेटा जो है एक एक चित्र बना करके क्लास में आना है, तो आप किस चीज का चित्र बनाएंगे? जो आपका फेवरेट बेटा टॉपिक हो, किस विषय वस्तु पे आप चित्र बनाएंगे? कल अगर कहा जाए बेटा कि आप अपने फेवरेट जो है, जो भी आपको पेंटिंग बनाना है, तो किसका पेंटिंग बनाएंगे? लवासना का बनाएंगे, मैपिंग का पेंटिंग बनाएंगे, अपने घर का पेंटिंग बनाएंगे? और बेटा फटाफट सारे लोग बताइए, थोड़ा सा मजा आएगा अगर आप लोग बताएंगे तो। लवासना बना, इंडिया का मैप बनाएंगे, शाबाश बेटा, इंडिया का मैप बनाएंगे। मोर का बनाएंगे, इंडिया का बनाएंगे। घाट का बनाएंगे, सिंचाई का बनाएंगे, कार का बनाएंगे, साइंस का बनाएंगे, मिथिला पेंटिंग का बनाएंगे, शाबाश बेटा जो है, मधुबनी पेंटिंग का बनाएंगे, वर्ल्ड मैप बनाएंगे, बिहार का मैप बनाएंगे, अशोक चक्र का बनाएंगे, शाबाश, नेचर का बनाएंगे, गुलेल का भी बना देंगे, शाबाश, फ्लावर का बनाएंगे, ट्रैक्टर ट्रैक्टर का बनाएंगे, खेतों का बनाएंगे, ओके, इंडियन क्रिकेट का बनाएंगे, शाबाश, अपने रूम का बनाएंगे। बस बेटा, अब इसी प्रश्नों में बीएमडब्ल्यू का बनाएंगे, अजंता की गुफा का बनाएंगे, सांची का बनाएंगे, फोन का बनाएंगे, टेलीग्राम का बनाएंगे, अपने भैया का शाबाश चलिए चलिए, बस बेटा, डोरोमोन का बनाएंगे डोरोमोन का बनाएंगे, डीएम ऑफिस का बनाएंगे। तो चलिए बेटा, आप कुछ 100 या कुछ हजार बच्चे होंगे,
तो कुछ 100 और कुछ हजार जो बच्चे हैं, आप लोग भिन्न भिन्न चित्रों को बनाएंगे। तो सबका अलग अलग क्यों है भाई? तो चित्रकला बेटा क्या है? चित्रकला मानवीय भावाभिव्यक्तियों की चित्र के रूप में अभिव्यक्ति है। जो मानवीय कल्पना है, उस कल्पना को चित्र के माध्यम से उकेर देना, वही क्या है? वही जो है चित्रकला है। तो इस तरीके से क्या है? इस तरीके से बेटा जो है हर युग में चित्रकला कुछ ऐसा ही रहा है। हर व्यक्ति का जो चित्रकला है वह अलग हो सकता है। तो ऐसे में हर युग में चित्रकला के बनाने की तकनीक क्या है, कैसे बन रहा है, विषय वस्तु क्या है, उस आधार पे जो है भारतीय चित्रकला को 3 भागों में बांटते हैं। जैसे कि स्थापत्य कला को बांटे थे। पहला जो है प्राचीन भारतीय चित्रकला, दूसरा जो है मध्यकालीन भारतीय चित्रकला, मध्यकालीन भारतीय चित्रकला, तीसरा जो है वह आधुनिक भारतीय चित्रकला। तो चित्रकला को 3 भागों में बांटेंगे बेटा। जैसे स्थापत्य कला मतलब भवन वाला जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था। अब क्या है? तो अब कहानी हम लोग कहां से शुरू करते हैं? कहानी जो है प्राचीन भारतीय चित्रकला से शुरू करते हैं। तो मैंने परसों ही आप लोग को कह दिया था कि कला और संस्कृति अभी भी गेंद आपके पाले में है बेटा, अभी भी जग जाएंगे नींद से। तो जो कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा, तो अभी भी गेंद आपके पाले में है। कहीं जो बेटा वो गाने का बोल है ना, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। या जो बेटा एक कहावत है ना कि अब पछतायत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये सब मत होने दीजिए। अभी सिलेबस डिस्कशन चल रहा है और इसीलिए आप लोग फायदे में हैं। जो डायरेक्ट एडवांस बैच में आएंगे बेटा, उनके साथ इतना लोरी की तरह, उसे क्या कहते हैं, जैसे क ख ग घ सिखाया जाता है, तो वैसे बेटा सिलेबस नहीं समझाया जाएगा। वो नाम ही एडवांस बैच है। तो आपको ये अवसर मिला है, झकझोर रहा हूं, जग जाइए। अगर अभी भी नींद में है, नींद में है मतलब कि आंखों से सोना बेटा वही नींद नहीं है। खुली आंखों से दिमाग काम अगर नहीं कर रहा है, उसे भी नींद कहते हैं। तो बहुत सोच समझ के आप लोगों ने प्रारंभ बैच लिया है। सिलेबस एनालिसिस लगातार चल रहा है। पिछले जो है, आज जो है आई फील की 7वां दिन है। तो कुल मिलाजुला करके क्या है? कुल मिलाजुला करके मैंने कहा था कि कला और संस्कृति उसे उतना ही अच्छा समझ में आएगा जितना अच्छा उसे प्राचीन और मध्यकालीन भारत समझ में आया था। तो कुल मिलाजुला करके क्या है कि अभी तो सिलेबस एनालिसिस हो रहा है, फिर प्राचीन भारत भी बेटा शुरू होगा जब आप लोग का मेन कोर्स शुरू होगा, फिर मध्यकालीन भारत शुरू होगा। एक कहावत है बेटा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप सिलेबस डिस्कशन में देखिए वही सारे टॉपिक जो प्राचीन और मध्यकाल वाले हैं फिर से रिपीट हो रहे हैं। तो जब एडवांस बैच में वो सब टॉपिक अच्छे से पढ़ाया जाएगा प्राचीन और मध्यकाल का, तो उसी समय बहुत अच्छे से करते जाइएगा। तो आपको एकदम जो उसे क्या कहते हैं, उसे जो देसी भाषा में कहते हैं एकदम हलवा की तरह लगेगा। तो कुछ ऐसा बेटा जो है बहुत ही इजी और बहुत ही कंफर्ट जोन में आप रहेंगे भारतीय चित्रकला को पढ़ते समय। तो भारतीय चित्रकला कला और संस्कृति को पढ़ते समय, तो ऐसे में कला संस्कृति का आज का विषय वस्तु भारतीय चित्रकला। भारतीय चित्रकला 3 भागों में बटा है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो ऐसे में क्या है, प्राचीन भारतीय चित्रकला में हमें क्या पढ़ना है? तो यहाँ पे जो है
पहला मुद्दा जो है वह पाषाण चित्रकला है। वह पाषाण चित्रकला है। और दूसरा क्या है? दूसरा जो है वह अजंता चित्रकला है। तीसरा बेटा क्या है? तो एलोरा चित्रकला है। चौथा क्या है? तो चौथा जो है वह अजंता चित्रकला, एलोरा चित्रकला। चौथा जो है वह बाघ की गुफाएं हैं। वह बाघ की गुफाएं हैं, बाघ केव्स हैं। अगला क्या है? तो अगला जो है वह सित्तनवासल और अर्मामलाई की चित्रकला है। सित्तनवासल और अर्मामलाई की चित्रकला है। तो ये सारे चित्रकला जो हैं आप लोग को पढ़ने हैं। अब बेटा फिर से आगे बढ़ते हैं। अब जो ये चित्रकला है, इस चित्रकला को तो 3 भागों में हम लोग मोटी मोटा बांट दिए, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय चित्रकला। एक चित्रकला का विभाजन और है, वह क्या है? तो इसे 2 भागों में बांटते हैं। चित्रकला को 2 वर्ग में बांटते हैं। तो पहला क्या है? पहला जो है भित्ति चित्रकला है और दूसरा जो है वह लघु चित्रकला है। भित्ति चित्रकला और लघु चित्रकला है। भित्ति चित्रकला बेटा किसे कहते हैं? तो भित्ति चित्रकला वह चित्रकला जो दीवारों पर बनाई जाती है, जो बड़े परिक्षेत्र पर जैसे कि गुफाओं, मंदिरों के दीवारों पर। There is one more classification of Indian painting, that is the mural and miniature painting. मुरल पेंटिंग को बेटा भित्ति चित्रकला कहते हैं। भित्ति चित्रकला क्या है? जो बड़े परिक्षेत्र पे बनाई जाती है, बड़े ऑब्जेक्ट पे बनाई जाती है। तो बड़ा परिक्षेत्र क्या है? तो मंदिर के दीवारों पे रामायण की कहानियां है, भागवत पुराण की कहानियां है। तो बड़ी बड़ी कहानियां बेटा, रामायण की कहानी कोई छोटी तो है नहीं। तो खूब चित्रकला दीवारों पे बनाते जा रहे हैं, जो कहते हैं ना हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो वैसे में क्या है? वैसे में वो खूब बड़े परिक्षेत्र में बन रहा है। ये भित्ति चित्रकला है। लघु चित्रकला क्या है बेटा? लघु माने छोटा होता है, लघु मतलब संक्षिप्त होता है। तो जो संक्षिप्त परिक्षेत्र पे बन रहा है उसे लघु चित्रकला कहेंगे। तो प्राचीन काल में कौन सी चित्रकला प्रचलन में थी? प्राचीन काल में बेटा ये भित्ति चित्रकला प्रचलन में था। जो दीवारों पे चित्र बनाया जाता था वो चित्रकला जो है वह प्रचलन में रहता है। तो चलिए, प्राचीन काल में कौन सी चित्रकला है जो दीवारों पर बनाई जा रही है? अब प्राचीन काल में आपने देखा कौन सी चित्रकला? तो दीवारों पे बनने वाली पाषाण चित्रकला, अजंता, एलोरा, बाघ की गुफाएं, सित्तनवासल, आरमामलाई, फिर जो है लेपाक्षी चित्रकला है। देन आफ्टर जो है रावण छाया चित्रकला है। रावण छाया चित्रकला है। अब बेटा पाषाण कालीन चित्रकला का उदाहरण हमें कहाँ दिखता है? तो इसका उदाहरण हमें जो है भीमबेटका की गुफाओं में दिखता है। भीमबेटका की गुफाओं की चित्रकला में दिखता है। अब ये भीमबेटका कहाँ पे है? तो भीमबेटका जो है यह मध्य प्रदेश के
रायसेन जिला में है। ये बेटा कहाँ है? तो ये जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। तो इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज वी.एस. वाकणकर ने किया था। वी.एस. वाकणकर ने किया था। तो द भीमबेटका केव्स दैट इज सिचुएटेड इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय द वी.एस. वाकणकर एट द पर्टिकुलर ईयर ऑफ 1957। 1957 ईस्वी में बेटा क्या है? तो 1957 ईस्वी में इस चित्रकला की खोज किया गया था। तो भीमबेटका नाम क्यों पड़ा? तो महाभारत में भीम, पांडव में एक भीम रहते हैं, तो भीम यहीं पे आकर के बैठे थे, इसलिए इसका नाम भीमबेटका पड़ा। और भीमबेटका की चित्रकला कितनी पुरानी है? तो ये जो है 30,000 वर्ष पुरानी है। 30,000 वर्ष पुरानी चित्रकला है। तो और डिटेल में इसकी विशेषताएं क्या हैं एडवांस बैच में आप पढ़ेंगे। फिर चित्रकला बेटा जो है अजंता और एलोरा की चित्रकला है। तो अजंता की चित्रकला जो है यह मौर्योत्तर काल से गुप्तोत्तर काल तक विकसित हुआ था। मौर्योत्तर काल से गुप्तोत्तर काल तक विकसित हुआ था। अजंता की चित्रकला कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता पड़ता है। एलोरा भी बेटा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में जो हैं कुल 29 गुफाएं हैं। इन 29 गुफाएं किस आकृति की हैं? तो ये घोड़े के नाल की आकृति की हैं। घोड़े के नाल की आकृति की हैं। अजंता जो है वह वाघोरा नदी के तट पर स्थित है और इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। एलोरा कहाँ है? तो एलोरा भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो यहां पे कुल 34 गुफाएं हैं। और एलोरा में बेटा जो है वह बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म, इन तीनों से बने चित्र हमें देखने को मिलता है। एलोरा में हमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म, इन तीनों से बने हुए चित्र हमें दिखाई देते हैं। तो ये एलोरा की चित्रकला हो गया। अगला क्या है? तो अगला जो है अब एलोरा की चित्रकला की विशेषता जो है, ये सब विशेषता जो है एडवांस बैच में होगा। बाघ की गुफाएं बेटा क्या है, कहाँ है? तो ये बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बाघ की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं, इसकी समानता हमें किससे मिलता है? तो इसकी समानता जो है मध्य प्रदेश का धार जिला है और इसकी समानता हमें अजंता की चित्रकला से दिखाई देता है। यहाँ पे कुल 9 गुफाएं हैं। बाघ की गुफाओं में बेटा कुल 9 गुफाएं हैं और चित्रकला की जो तकनीक है वह अजंता की चित्रकला से संबंधित है। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के धार जिला में है। इसके बाद सित्तन वासल और आरमा मलाई जो चित्रकला है ये कहाँ पे है? तो ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित है। और किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो है दोनों बेटा जो है वह जैन धर्म से संबंधित चित्रकला है। दोनों में जैन धर्म से संबंधित चित्रों को, अजंता में कौन सा धर्म है? अजंता में बौद्ध धर्म है। एलोरा में बेटा कौन सा धर्म है? तो एलोरा में बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म है। सित्तन वासल और आरमा मलाई में कौन सा है? सित्तन वासल और आरमा मलाई में जो है वह जैन धर्म से संबंधित जो है चित्रकला हमें देखने को मिलता है। लेपाक्षी कहाँ है? तो लेपाक्षी जो है ये आंध्र प्रदेश में है। और रावण छाया चित्रकला जो है
यह उड़ीसा में है। तो पूरे देश में आप देख रहे हैं कि प्राचीन काल में देश के हर भाग में, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, हर जगह हमें जो है भित्ति चित्रकला का साक्ष्य देखने को मिल रहा है। तो ये बेटा, और वही है कि हर जगह पे चित्र भी, जैसे आपने कहा ना, कोई लबासना का बनाएगा, कोई खेत का बनाएगा, तो हर जगह पे अलग अलग चित्र है। कहीं पे बौद्ध धर्म के चित्र हैं, कहीं पे जैन धर्म के चित्र हैं, कहीं पे बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्म सबके चित्र हैं। और भीमबेटका की गुफाओं में बेटा धर्म वर्म था ही नहीं, तो मानव के शिकार से जुड़े हुए चित्र हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए जो है यह प्राचीन भारतीय चित्रकला हो गया। अब कहां पे बढ़ते हैं? तो अब बढ़ते हैं मध्यकालीन चित्रकला। प्राचीन चित्रकला पे कोई डाउट है तो बताइए। प्राचीन काल में क्या है? प्राचीन काल में जो है वह दीवारों पे बनने वाले चित्र थे, जिसे भित्ति चित्र कहते हैं, मुरल पेंटिंग कहते हैं। दीवारों पर बनने वाले चित्र जिसे कि भित्ति चित्र कहा जाता है। मामला सही है बेटा। जो है नोट्स बनाने का, ये रोज रोज एक ही प्रश्न पूछते हैं, उससे क्या आपको मिल जाता है? मन करे तो बनाइए, नहीं मन करे तो मत बनाइए। बना लेंगे बेटा तो अच्छा है, कम से कम सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है ये पता चल जाएगा। नहीं बनाएंगे बेटा तो वो सत्यनारायण भगवान का कथा तो है नहीं कि बस कहानी से इस कान से सुन रहे हैं, उस कान से निकाल रहे हैं। चलिए जो है तो आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन चित्रकला। तो मध्यकाल में चित्रकला का कौन सा रूप का उद्भव होता है? तो मध्यकाल में जो है चित्रकला की एक नवीन विधा, एक नवीन विधा लघु चित्रकला का उद्भव हुआ। एक नवीन विधा जो है लघु चित्रकला का उद्भव हो रहा है। तो जो लघु चित्रकला है इसका उद्भव कब हुआ? तो सर्वप्रथम पाल वंश के समय काल में होता है। पाल वंश के समय काल में, पाल वंश बेटा कौन है? तो पाल वंश जो है बौद्ध धर्मानुयायी हैं। पाल वंश जो है वह बौद्ध धर्मानुयायी हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं तो इस समय काल में क्या हो रहा है? इस समय काल में जो है वह लघु चित्रकला का छोटे छोटे चित्र बनाए जाने का प्रचलन हो रहा है। तो बौद्ध धर्मानुयायी हैं तो बौद्ध पांडुलिपियों पर, जो बौद्ध पांडुलिपियां हैं, बौद्ध पांडुलिपियों पर चित्र बनाए जाने से इसकी शुरुआत होता है। बौद्ध पांडुलिपियों पर चित्र बनाए जाने से क्या होता है? चित्र बनाए जाने से जो है इसकी शुरुआत होता है। तो ये क्या है? ये जो है लघु चित्रकला का एक तरीके से जो है वह पाल वंश के समय काल से उद्भव हमें देखने को मिलता है। तो चलिए जो है अब लघु चित्रकला का उद्भव कब से? पाल वंश के समय काल से हुआ। मध्यकालीन चित्रकला को बेटा अगर बांटा जाए तो कितने भागों में बांटा जाएगा? तो इसे जो है सल्तनत कालीन चित्रकला, इसे जो है वह मुगल कालीन चित्रकला, मुगल कालीन चित्रकला, और
क्षेत्रीय चित्रकला में विभाजित किया जाएगा। तो जो मेडाइवल एज पेंटिंग है ये इन सारे पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सल्तनत एज पेंटिंग है, मुगल एज पेंटिंग है, एंड जो है फाइनली जो है वह क्षेत्रीय चित्रकला के रूप में दिखाई दे रहा है। अब जो सल्तनत कालीन चित्रकला है, यहां पे बेटा चित्रकला का विकास कम हुआ, चित्रकला का विकास कमतर हुआ। क्यों चित्रकला का विकास कमतर हुआ? क्योंकि जो है सल्तनत काल में निरंतर जो सुल्तान है, दिल्ली के जो सुल्तान हैं, अपनी शासन सत्ता को अस्थायी करने के लिए भारत के जो स्थानीय राजपूत शासक हैं उनसे निरंतर युद्ध लड़ रहे हैं। सल्तनत काल में बेटा 5 वंश आपने देखा था, गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है। तो अभी इस्लामिक शासन जो है उसकी जड़ें मजबूत नहीं हुई थी, अभी वो बेटा निरंतर युद्ध लड़ रहे हैं अपने शासन को भारत में अस्थायी बनाने के लिए। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है वह ये मधुबनी चित्रकला और ये सब जो आपने कहा मिथिला चित्रकला, ये सब बेटा लोक कला का, लोक चित्रकला का पार्ट है। ये लोक चित्रकला का पार्ट है। तो इस तरीके से क्या है, लोक चित्रकला, इसे बेटा आपको अपने से करना होगा। ये जो नोट्स आपको प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, उसमें दिया हुआ है। तो लघु चित्रकला और भित्ति चित्रकला, इसका हाँ इसका भी एक अंतर पूछा जाता है। तो हर चीज तो बेटा यहाँ पे बता नहीं पाएंगे। लघु पहला एक जो सबसे बड़ा अंतर है वो मैं बता ही दिया। तो लघु बेटा वो छोटे पृष्ठभूमि पे बनता है, भित्ति चित्रकला है वो मैं कहा कि एक लघु पृष्ठभूमि, अरे सॉरी, एक विशाल बृहद पृष्ठभूमि पे, जैसे मंदिर की दीवारों पर या गुफाओं के दीवारों पर वो होता है, बनता है। अब कोई किताब है, किताब के ऊपर कोई चित्र बना दें, तो किताब के ऊपर बेटा कोई चित्र बना दे तो वो लघु चित्रकला है। आपके घर हैं, घर के चारों तरफ दीवारों पे चित्र बना दें, वह भित्ति चित्रकला है। ठीक है, तो चलिए जो है ये क्या हो गया, ये जो है मध्यकालीन चित्रकला हो गया। मध्यकालीन चित्रकला को 3 भागों में बांटते हैं, सल्तनत कालीन चित्रकला, मुगल कालीन चित्रकला और जो है वह क्षेत्रीय चित्रकला। सल्तनत काल में बेटा चित्रकला का विकास बहुत कमतर होता है। क्यों कमतर होता है? कि सल्तनत काल के शासक निरंतर युद्ध में लगे हुए रहते हैं। यहाँ पे एकमात्र अपवाद मांडू के जो शासक हैं उनकी निमातनामा, मांडू के जो शासक हैं उनकी निमातनामा चित्रकला हमें देखने को मिलता है। जो लघु चित्रकला का चरमोत्कर्ष है वह मुगल काल है। यह बेटा क्या है? मध्यकालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष है। चरमोत्कर्ष कब है? तो मुगल काल है। मुगल काल में चित्रकला को बाबर के समय से ही बढ़ावा मिलता है। बाबर के समय में बिहजाद हैं, बिहजाद एक प्रमुख चित्रकार हैं जिन्हें पूर्व का राफेल कहा जाता था। राफेल जो है यूरोप का बहुत बड़ा चित्रकार था। यूरोप का बहुत, जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा तो नेपोलियन यूरोप का योद्धा था, वैसे ही राफेल बहुत बड़ा चित्रकार था। तो बिहजाद जो बाबर के समय में थे उनकी तुलना पूर्व के राफेल में कहा के रूप में किया जाता है। राफेल चित्रकार था। हुमायूं के समय में भी बेटा 2 हैं। कौन है? तो मीर सैयद अली हैं और उस्ताद मंसूर हैं। उस्ताद मंसूर हैं। तो मीर सैयद अली और मंसूर जो हैं ये 2 प्रमुख चित्रकार हमें कब दिखाई देते हैं? ये 2 प्रमुख चित्रकार हमें हुमायूं के समय में दिखाई देते हैं। इसके बाद कौन है? तो इसके बाद अकबर हैं। अकबर ने क्या किया था
तो अकबर ने सर्वप्रथम चित्रकला विभाग की स्थापना किया था। चित्रकला विभाग की स्थापना किया था। तो अकबर वॉज द फर्स्ट हु इस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग। चित्रकला विभाग की स्थापना करते हैं और एक से बढ़कर एक चित्रकार इनके समय में रहते हैं। रज्मनामा चित्रकला संग्रह, हजमनामा चित्रकला संग्रह, ये सब अकबर के समय में ही बनता है। अकबर के बाद बेटा जहांगीर रहते हैं। जहांगीर की कहानी मैंने बताई ही थी। तो जो जहांगीर हैं वह क्या है? तो जो जहांगीर हैं इनको शासन वासन में मन लगता नहीं था, शासन प्रशासन में इनका मन लगता नहीं था। उसमें मैं बताया था कि बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते थे, बहुत ज्यादा मदिरा का सेवन करते थे, बहुत ज्यादा मदिरा का सेवन करते थे। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है जहांगीर की रुचि चित्रकला में है। जहांगीर की रुचि चित्रकला में है, इसका अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? तो इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसका अंदाजा बेटा इस बात से लगा सकते हैं कि जहांगीर कह रहा है कि मैं चित्र को देख करके यह बता सकता हूं कि चित्रकार जिंदा है कि मर गया है। तो ये इनकी समझ का स्तर था। फिर बेटा शाहजहां हैं। शाहजहां ने चित्रकला में कोई रुचि नहीं लिया, उनकी रुचि स्थापत्य कला में थी। वो ताजमहल बनवा रहे हैं, लाल किला बनवा रहे हैं, जामा मस्जिद बनवा रहे हैं। फिर कौन आता है? फिर औरंगजेब आते हैं। औरंगजेब आते हैं तो औरंगजेब क्या कहते हैं? औरंगजेब कहते हैं कि ये चित्रकला इस्लाम विरोधी है और जो भी चित्र मुगल काल में बने रहते हैं उन्हें भी चूने से पुतवा देते हैं। जब चूने से पुतवा देते हैं तो अब चित्रकार मुगल वंश में बेरोजगार हो जाते हैं। बेरोजगार हो जाते हैं तो अब मुगलों का दरबार छोड़कर जो देश के स्थानीय घराने रहते हैं वहां पे चले जाते हैं। देश के स्थानीय घरानों में चले जाते हैं तो क्षेत्रीय चित्रकला का विकास होता है। मुगलों में बेटा औरंगजेब क्या है? चित्रों को चूने से पुतवा देते हैं। चित्रकारों को आप कह देते हैं कि चित्रकला इस्लाम विरोधी है, तो अब चित्रकारों का के लिए तो कुछ वैसा ही हो गया। अब चित्रकारों के लिए बेटा मुगल दरबार कैसा हो गया? तो जो कहते हैं ना कि चल उड़ जा रे पंछी, कि अब ये दरबार हुआ बेगाना। तो चित्रकारों को लगता है कि अब मुगल दरबार में हमारी रोजी रोटी नहीं चलने वाली है, कहीं दूसरे जगह चलते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बेटा मुगलों का पतन है, तो चित्रकला का फिर से तेजी से मुगल चित्रकला का पतन हो रहा है। अब ये चित्रकार जो हैं वह क्षेत्रीय राजघरानों में जाकर रहने लगे, वहां चित्र बनाने लगे। तो क्षेत्रीय चित्रकला शैलियां उभर करके आती हैं। क्षेत्रीय चित्रकला शैलियां उभर कर आती हैं। तो ऐसे में कौन सी चित्रकला है? ऐसे में जो है राजपूत चित्रकला है। राजस्थान में, या राजस्थानी चित्रकला इसे कहते हैं बेटा। राजस्थानी, या राजस्थान में राजपूत है तो राजस्थानी चित्रकला कहिए या राजपूत चित्रकला कहिए। देन आफ्टर जो है पहाड़ी चित्रकला है। जो पहाड़ों में रह रहे हैं वहां पे पहाड़ी चित्रकला है। और बेटा दक्षिण भारत में दक्कनी चित्रकला का विकास होता है। दक्षिण भारत में दक्कनी चित्रकला का विकास होता है। तो ये क्षेत्रीय चित्रकला हो गया। तो चलिए मध्यकालीन चित्रकला भी यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब बेटा कौन है? तो अब जो है आधुनिक चित्रकला है। अब जो है आधुनिक चित्रकला है। आधुनिक चित्रकला का भारत में आगमन कब होता है? तो यूरोपियों के आगमन के साथ, यूरोपियों के भारत में आगमन के साथ आधुनिक चित्रकला का
उद्भव होता है। तो यूरोपी बेटा कब आ गए थे? यूरोपियों का भारत में आगमन मुगलों से भी पहले हो गया था। मध्यकाल में ही वास्को डी गामा 1498 में ही आ गया था। तो यूरोपियों के आगमन के साथ आधुनिक चित्रकला का उद्भव। तो अब पूछता है कि मुगल चित्रकला पर क्या यूरोपीय प्रभाव था? तो मुगल चित्रकला पे जो यूरोपीय प्रभाव है, ये मेंस में प्रश्न पूछता है। मेंस में पूछता है बेटा, तो जब एडवांस बैच में आप आएंगे तो वहां पे हम लोग इसे विस्तार से समझेंगे। चलिए, जो है तो चित्रकला, जो भारतीय चित्रकला है, ये समाप्त हुआ। कहिए बेटा, कोई डाउट है तो वो बोलिए। अगर मामला सही है बेटा, बात पल्ले पड़ी हो तो उसे बताइए। भारतीय चित्रकला में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, एक एक करके सब बता दिया क्या क्या पढ़ना है। अगर कोई डाउट है बेटा तो बोलिए। अब राइटिंग बेटा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं? कान बेटा सही है? कान उन सही है? तुम मुंह से बोल रहा हूं, सुनाई दे रहा है? वो या तो आपकी बहुत क्लासेस चल रही है, जीबी उसी में खर्च हो जा रहा है, या तो बेटा यूट्यूब और इधर उधर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपका 1.5-2 GB का पैक है दिन भर का, आप बेटा उसे सफाचट कर गए हैं। सफाचट कर गए हैं तो इसलिए मोबाइल में बफरिंग हो रहा है। बफरिंग मतलब वो गोल गोल नहीं घूम रहा है, मतलब इंटरनेट की स्पीड स्लो हो गई है। तो जो लिख रहा हूं वो आपको स्पष्ट नहीं हो रहा होगा। थोड़ा थोड़ा आया बेटा, तो जब वही जो कहते हैं ना, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा भी अगर आ रहा है, अधिकांश का तो मामला बेटा सही है। थोड़ा थोड़ा भी अगर समझ में आ रहा है तो उससे क्या है, तो विश्वास रखिए, जो है एडवांस बैच में आएंगे तो ज्यादा ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, जो है आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। तो पेन पतला कर लें। जानते हैं, जो ज्यादा वो कॉलेज वाले बच्चे ना, कॉलेज वाले बच्चों में ना बचपना बहुत ज्यादा होता है। मतलब आईएएस का जो बैच होता है बेटा ना, वो गंभीर बैच होता है, वो ना बहुत ही मेच्योर बैच होता है। अभी आप लोग बीए सेमेस्टर 1, 2, 3 वाले हैं, या बीएससी सेमेस्टर 4, 5, 6 वाले हैं। तो अभी कॉलेज आना जाना है ना, कॉलेज आना जाना है, तो ये सब जो चंचलता है, मन का जो चंचलता है, और उसे जो कहते हैं ना कि जिसे बेटा कहते हैं ना कि दिल तो बच्चा है जी, तो अभी बेटा बचपना जो है वो बहुत ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ है। धीरे धीरे वो कहता है ना, जब यूपीएससी का रंग बेटा चढ़ेगा तो सब जो है, कब आपको लगेगा कि आप बड़े हो गए हैं, सयाने हो गए हैं, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए, जिस दौर में है उस दौर का मजा लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो यूनिट है वो क्या है? तो अगला यूनिट जो हम लोगों का है वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध और जैन धर्म का उदय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध और जैन धर्म का उदय। तो राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन 600 बीसी। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध और जैन धर्म का उदय। इसका एक प्रश्न पूछता है कि इस बौद्ध और जैन धर्म के उदय का कारण क्या था? बौद्ध और जैन धर्म के उदय का बेटा कारण क्या था?
तो जो बौद्ध और जैन धर्म के उदय का कारण है, इसका एक जो है वह राजनैतिक कारण है, दूसरा जो है वह सामाजिक कारण है, तीसरा जो है वह आर्थिक कारण है, चौथा जो है वह धार्मिक सांस्कृतिक कारण है। तो राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, देयर आर द मल्टी डायमेंशनल फैक्टर विच लेड टू द राइज ऑफ बोथ रिलीजन इन इंडिया। अब बेटा इसको विस्तार में देखेंगे जब एडवांस बैच में, संक्षेप में समझिए। तो संक्षेप में आप लोगों ने प्राचीन काल में क्या देखा था? तो प्राचीन काल में जो है एक वैदिक काल देखा था। वैदिक काल कब से कब तक का, या ये दो भागों में बटा था। ऋग्वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है। जो ऋग्वैदिक काल है यह 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। जो उत्तर वैदिक काल है यह 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय काल है। अब बेटा जो है ऋग्वैदिक जो धर्म था यह सादा धर्म था, लेकिन उत्तर वैदिक धर्म में क्या होता है, यहाँ पे कर्मकांड की भूमिका आ जाती है। कर्मकांड की भूमिका, तो उत्तर वैदिक काल में वैदिक धर्म आते आते पाखंडी हो गया था, वह बहुत ज्यादा जटिल हो गया था, बहुत ज्यादा अंधविश्वास, जादू टोना, जादुई शक्तियां, ये सब समाहित हो गया था। तो अब धीरे धीरे लोगों का इस धर्म से मोहभंग होता जा रहा था। जब मोहभंग होता जा रहा था और खास करके वैदिक धर्म आम जनता की भाषा में नहीं संपादित होता था, जैसे बेटा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें अंग्रेजी में होती हैं। अब अंग्रेजी में होती हैं तो जो सामान्य परिवार के लोग हैं वह अपना केस लड़ रहे हैं, कोर्ट में वकील कौन सी जिरह कर रहे हैं, क्या बातें हो, उनको कुछ नहीं समझ में आता है। उनको कुछ नहीं पता है कि ये मेरा पक्ष सही से मेरा वकील रख रहा है कि नहीं रख रहा है। लोगों को गुस्सा आएगा ही ना कि मेरा केस है, मेरा मामला है, तुम न जाने कौन सी भाषा बोल रहे हो। वही बात है बेटा कि आम जनता की भाषा पाली और प्राकृत था, वैदिक धर्म संस्कृत में संपादित होता था, और उसके बाद भी धर्म में बहुत बुराइयां आ गई थी। तो ऐसे में आम जनता का वैदिक धर्म से मोह भंग हो गया था। मोह भंग हो गया था तो वह एक सादा और सरल धर्म की तरफ देख रहे थे। जो सादा और सरल धर्म की तरफ देख रहे थे, तो वैसे में क्या होता है, वैसे में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी आते हैं और दो धर्म भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रियता पाने लगता है। उस दो धर्म का नाम बौद्ध और जैन धर्म है। ठीक है, तो बौद्ध और जैन धर्म का उदय क्या हुआ, एक छोटा सा मैंने झलक दिखाया। जब आप एडवांस बैच में बेटा आएंगे तो एडवांस बैच में बहुत विस्तार से इस पे एक एक पहलू पे विस्तार से चर्चा होगा। तो ये वैदिक धर्म की जो बुराइयां थी, वही वैदिक धर्म की बुराइयों के विरोध में ही यह धर्म उभर करके आया था। आइए अब आते हैं कहां पे, बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म और जो महात्मा बुद्ध हैं, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहां पे हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म बेटा कहां पे हुआ था? कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य में हुआ था। अब जब पैदा होते हैं तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन के एकमात्र ये औलाद रहते हैं।
पैदा हुए थे तभी भविष्यवाणी किया गया था कि आपका लड़का सांसारिक जीवन में नहीं रमेगा, यह साधु सन्यासी बन जाएगा, गृहस्थ जीवन से त्याग करके यह सन्यास धारण कर लेगा। जब ये भविष्यवाणी होता है इनके राजगुरु के द्वारा, तो ऐसे में इनके पिता, महात्मा बुद्ध के पिता जो शुद्धोधन है, बड़े चिंतित हो जाते हैं। कहते हैं एक ही लड़का है, इतना बड़ा साम्राज्य है, कौन संभालेगा, कौन संभालेगा। तो वो सोचते हैं कि ये सब भविष्यवाणी को गलत भी किया जा सकता है। उनको लगता है कि सांसारिक जीवन को कब छोड़ेगा, जब दुख देखेगा तब छोड़ेगा। कहते हैं कि अपने बेटे के जीवन में कोई दुख आने ही नहीं देंगे। तो एक अलग से बेटा महल बनवाते हैं, उस भव्य महल बनवाते हैं। उस भव्य महल में सारी सुख सुविधाएं और विलासितापूर्ण जीवन का प्रबंध किया गया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ रहता है। इनका विवाह कर दिया जाता है कि सांसारिक जीवन में रहेंगे तो मन जो है भोग विलास और सांसारिकता में लगा रहेगा। विवाह करने के बाद बेटा शीघ्र ही इनको एक पुत्र भी पैदा हो जाते हैं। पुत्र का नाम राहुल था। अब क्या होता है, अब धीरे धीरे ये सांसारिक जीवन में रम चुके हैं। सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष हो गई है। अब 29 वर्ष का लड़का बेटा पूरा वयस्क हो चुका रहता है। तो शुद्धोधन भी, जो सिद्धार्थ के पिता मतलब महात्मा बुद्ध के पिता, वो भी धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। तो एक दिन की बात है, अब शुद्धोधन का भी डर लगभग खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? क्योंकि अब उस घटना के, उस वाकया के हुए 29 साल हो गए हैं। कहीं से कोई दूर दूर तक लक्षण नहीं है संन्यास लेने का। शादी विवाह हो चुका है, अपने बच्चे हो चुके हैं। तो एक दिन महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं पिताजी नगर भ्रमण करना चाहता हूं। तो पिताजी को कोई शंका नहीं होता है। क्यों कोई शंका नहीं होता है? तो कहते हैं कोई जंगल भ्रमण करने के लिए तो कह नहीं रहा है, साधु संतों का आश्रम भ्रमण करने के लिए तो कह नहीं रहा है। अब भावी राजा यही बनेगा, नगर घूमने के लिए कह रहा है। तो जाए, प्रजा को देखे, नगर को देखे, तभी एक अच्छा राजा बनेगा। कहते हैं जाओ बेटा। जाते हैं तो अपने सारथी के साथ कई ऐसे दृश्य देखते हैं जिससे मन बहुत इनका विचलित होता है। एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो पूछते हैं, बीमार व्यक्ति दर्द से कराह रहा था। अपने सारथी से पूछते हैं कि ये क्यों ऐसा कर रहा है? तो वो कहते हैं कि ये बहुत बीमार है, दर्द से पीड़ित है, इसलिए कराह रहा है। फिर आगे जाते हैं तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। वृद्ध व्यक्ति दुबला पतला और कमजोर हो चुका है। तो कहते हैं इस व्यक्ति की ऐसी दशा क्यों है? तो कहते हैं कि यह अब मृत्यु के समीप है, अब यह जीवन के अंतिम पड़ाव पे है, इसलिए इसके कंधे झुक गए हैं, ये दुबला पतला हो चुका है। फिर नगर में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति मर गया है। उसके पीछे लोग रो रहे हैं, रो रहे हैं, आलाप कर रहे हैं। ये दृश्य देख करके भी महात्मा बुद्ध कहते हैं कि लोग रो क्यों रहे हैं? तो कहते हैं कि ये व्यक्ति यह दुनिया छोड़ चुका है, ये मर चुका है। उसके वियोग की पीड़ा में लोग रो रहे हैं। तो कहते हैं ये क्यों मर गया? तो सारथी कहता है जो भी इस दुनिया में आया है उसे जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए मृत्यु अंतिम सत्य है। अब ये कहते हैं क्या मैं भी एक दिन, महात्मा बुद्ध कहते हैं क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? वो कहता है कि जो भी आया है उसे एक दिन जाना पड़ेगा। उनका दिमाग बड़ा डिस्टर्ब होता है। कहते हैं रथ घुमाओ और महल की ओर चलो। महल की ओर जब आ जाते हैं, महल में आ जाते हैं तो मन बहुत अंतर्द्वंद में होता है। मन बहुत अंतर्द्वंद में होता है कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है, तो इस दुनिया में आए क्यों हैं? बहुत दिनों तक ये दिमाग में झंझावात चल रहा था। एक दिन रात्रि के समय क्या होता है, एक दिन रात्रि के समय बेटा अचानक उठते हैं। बगल में पुत्र और पत्नी सो रही थी। पुत्र और पत्नी सो रही थी
तो ऐसे में क्या करते हैं, पत्नी के पैरों को छूते हैं, उनसे हाथ जोड़ करके, पत्नी सो रही हैं, उनसे हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं। कहते हैं कि वैवाहिक जीवन में साथ बस यहीं तक रहा, अब मैं घर छोड़ करके जा रहा हूं, हो सके तो माफ कर देना। उसके बाद उनका जो पुत्र है, अभी छोटा है, वो भी सो रहा है, उसके भी पैरों को छूकर हाथ जोड़ करके उससे माफी मांगते हैं। कहते हैं माफ करना मेरे बेटे, एक पिता का धर्म निभा नहीं पाया, इस जीवन में हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक। फिर अपने पिता के कमरे में जाते हैं, पिता भी सो रहे होते हैं, सोते हुए पिता के चरणों को छूकर उनसे भी यही बातें माफी मांगते हैं और कहते हैं पिताजी माफ कीजिएगा, आपने लाख जतन किया कि मैं सांसारिक जीवन में रहूं, लेकिन अब मेरा मन सांसारिक जीवन से उब चुका है, मैं जीवन के सत्य की खोज में जा रहा हूं, मेरे पीछे कोई ना आए। फिर नगर से बाहर जाते हैं, नगर से बाहर जाते हैं, जब नगर की सीमा खत्म होती है तो अपने सारे राजकीय वस्त्र आभूषण सब उतार के सारथी को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे पीछे मत आना, जाके महल में अगले दिन बता देना पिताजी को, पत्नी को, कि मैं सांसारिक जीवन छोड़ चुका हूं, अब मैं पुनः सांसारिक जीवन में नहीं आऊंगा। फिर महात्मा बुद्ध जो है 6 साल तक तपस्या करते हैं। 35 साल की आयु में बेटा उन्हें बिहार के गया में ज्ञान प्राप्त होता है। बिहार के गया में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तो यहीं से बौद्ध धर्म का उदय होता है। वो बनारस में आते हैं, सारनाथ में पहला उपदेश देते हैं और इस तरीके से बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत आ जाते हैं। बौद्ध धर्म के प्रमुख जो सिद्धांत हैं, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत में बेटा जो है वह एडवांस बैच में आप पढ़ेंगे। 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य हैं तो कहते हैं कि जो भी इस दुनिया में आया है, 4 आर्य सत्य में बेटा क्या कहते हैं, जो भी इस दुनिया में आया है उसके जीवन में दुख है। एक गाने का बोल है बेटा ना कि दुनिया में जन्म लिया है तो जीना ही पड़ेगा, जिंदगी अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। तो महात्मा बुद्ध का 4 आर्य सत्य क्या कह रहा है, तो कह रहे हैं कि दुनिया में आए हैं तो दुख है, तो फिर क्या कह रहे हैं कि इस दुख का कारण है, कहते हैं सबका जो दुख है उस दुख का कारण है। फिर क्या कहते हैं, तो कहते हैं इस दुख का निरोध हो सकता है, उस दुख का निरोध मतलब समाधान हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो कहते हैं कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के द्वारा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जो इस मार्ग पे चलेगा उसका दुख समाप्त हो जाएगा और इस तरीके से उसके जीवन में दुख नहीं रहेगा। अब दुख का बेटा जो कारण है, यहां से इनका अगला सिद्धांत जुड़ जाता है। दुख का कारण जो है यहां पे जो है इनका अगला सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत आप पढ़ेंगे। फिर जो है दुख निरोध गामिनी जो प्रतिपदा है, यही इनका जो है अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत है। कहते हैं दुख का निरोध कैसे होगा, तो जो इस 8 मार्ग पर चलेगा उसके दुख का निरोध होगा। अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत है। फिर उसके बाद बेटा जो है वह इनका जो है त्रिरत्न का सिद्धांत है। त्रिरत्न का सिद्धांत है। तो त्रिरत्न का सिद्धांत बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि है। अगला बेटा क्या है, अगला और अंतिम जो है वह मध्यम मार्ग प्रतिपदा का सिद्धांत है।
मध्यम मार्ग प्रतिपदा का सिद्धांत कहता है कि वीणा की तार को इतना मत खींचिए कि टूट जाए, वीणा के तार को इतना ढीला मत छोड़िए कि उसमें से कोई आवाज ही ना आए। तो कहते हैं वीणा के तार को इतना मत खींचिए कि टूट जाए, इतना ढीला मत छोड़िए कि उसमें से कोई आवाज ही ना आए। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है कहते हैं कि मध्यम मार्ग प्रतिपदा। आप लोग बेटा क्या है, सामान्य तरीके से पढ़ाई करते हैं, कॉलेज वाले हैं तो मन किया तो 10 दिन 15 दिन लगातार पढ़ें, फिर बेटा कोई ना कोई बहाना ही बहाना है। तो वीणा के तार को इतना मत ढीला छोड़िए बेटा ना कि आवाज ही ना आए। एग्जाम जब आता है, एग्जाम आता है तो जैसे आप लोग को कोई देख ले तो जैसे लगेगा किसी भूत का दर्शन हो गया। भूत का दर्शन, कमरे में कोई चल जाए बेटा, मतलब छात्र कैसे कैसे रहते हैं। तो जब एग्जाम आता है तो एकदम बेटा दाढ़ी बढ़ा हुआ है, बाल बढ़ा हुआ है, मतलब दाढ़ी बाल बनवाने का भी फुर्सत नहीं है, कपड़ा मैला कुचला पड़ा हुआ है, तो वही है, कमरा गंदा पड़ा हुआ है। मतलब वीणा के तार को इतना मत खींचिए कि तू इतना 16-16 घंटा 17-17 घंटा लड़का पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि वीणा की तार तो साल के 9 महीना ढीला ही रहता है, साल का 8 महीना 9 महीना ढीला है। अब एग्जाम आया तो इतना पढ़ रहे हैं, उसी में किसी का तबीयत खराब हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो जो ले दे के बेटा एग्जाम था वह भी खत्म हो गया। तो इतिहास केवल पढ़ना नहीं है, उससे सीखना भी है। क्या सीखना है कि हमेशा बेटा जो है विद्यार्थी है, विद्या की अर्थी मत उठने दीजिए। विद्यार्थी हैं, विद्या की अर्थी मत उठने दीजिए। हमेशा जो है एक रस बहुत नहीं पढ़ना है, 7-8 घंटे की पढ़ाई बेटा होना चाहिए। होली हो, दिवाली हो, नया साल हो, न जाने क्या हो, सब बेटा आपके पढ़ाई के बाद है। करना क्या है, भरपेट खाना मिल रहा है, बजरंग बली का नाम लीजिए, बजरंग बली का नाम लेके पढ़िए बेटा जो है। क्या दिक्कत है? पढ़ना ही तो है, जान की बाजी थोड़ी लगाना है, पढ़ना ही तो है। तो चलिए जो है, तो ये मध्यम मार्ग प्रतिपदा बड़ा काम का सिद्धांत है। अब आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म। अगला क्या है? तो अगला जो है जैन धर्म है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में कुल जो संत है बेटा, इनको ये तीर्थंकर कह रहे हैं, कुल 24 तीर्थंकर हुए। जो प्रथम तीर्थंकर थे वह ऋषभ देव थे, जो 23वें थे वह पार्श्वनाथ थे, और जो 24वें थे वह महावीर स्वामी थे। जो 24वें थे वह कौन थे? वह महावीर स्वामी थे। अब बेटा जो है जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो जो जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है वह जो है, जैन धर्म का जो प्रमुख सिद्धांत है वह क्या है? तो उसमें आपको पंच महाव्रत का सिद्धांत है। पंच महाव्रत क्या कहता है? सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, सत्य अहिंसा अस्तेय, अपरिग्रह है, और जो है ब्रह्मचर्य है। सत्य मतलब कह रहे हैं कि हमेशा कोई भी स्थिति हो सदैव सत्य बोलिए,
कहा भी जाता है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होता है। फिर कह रहे हैं अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मः। हम बेटा भारतवासी हैं, प्राचीन काल में हमारा जो भी धर्म था वह अहिंसा सिखाता था। वैदिक धर्म भी अहिंसा को इस रूप में कह रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा, ये पृथ्वी ही हमारा कुटुंब परिवार है। तो सत्य अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय मतलब कि चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। तो चोरी बेटा जो है कहा जाता है चोरी चमारी ये सब बहुत बुरा काम है। अगला क्या है, अपरिग्रह। अपरिग्रह मीन्स के आगे चल करके कबीरदास फिर यहां पे अपरिग्रह पे कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कबीरदास भी बेटा अपरिग्रह को किस रूप में परिभाषित कर रहे हैं, कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि न भूखा जाए। कहते हैं ज्यादा की जरूरत नहीं है। परिग्रह मतलब कि आवश्यकता से ज्यादा धन संचित करके मत रखिए, आवश्यकता से ज्यादा संसाधन संचित करके मत रखिए। अपरिग्रह तो सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य जो है इसे महावीर, पांचवा सिद्धांत जो है इसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अगला क्या है भाई, तो अगला जैन धर्म में भी त्रिरत्न का सिद्धांत है। यहां भी जो है त्रिरत्न का सिद्धांत है। तो त्रिरत्न का सिद्धांत हमें जैन धर्म में भी देखने को मिल रहा है। अगला क्या है, तो अगला जो है एक सिद्धांत स्यादवाद का सिद्धांत है। अगला सिद्धांत बेटा जो है वह स्यादवाद का सिद्धांत है। तो स्यादवाद का सिद्धांत एडवांस बैच में आप पढ़ेंगे, इसको बस एक लाइन में समझ लीजिए कि शायद है भी शायद नहीं भी, थ्योरी ऑफ मे बी और मे नॉट बी, थ्योरी ऑफ मे बी और मे नॉट बी। तो चलिए ये बौद्ध और जैन धर्म हो गया। अब अंत में आकर के मेंस का यहाँ पे क्या करेंगे, तो मेंस में आप देखेंगे कि बौद्ध और जैन धर्म की समानता और असमानता। तो बौद्ध और जैन धर्म की समानता और असमानता। तो बौद्ध और जैन धर्म की समानता और असमानता, द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज ऑफ बौद्ध एंड जैन रिलीजन। तो चलिए जो है ये क्या है, ये जो है अपना जो है बौद्ध और जैन धर्म हो गया। अब बेटा अगला मुद्दा क्या है, तो हाँ बताइए बेटा, मैसेज में देखना शुरू कर दिया, बताइए क्या डाउट है। बौद्ध और जैन धर्म भी समाप्त हो गया। फटाफट बेटा मुझे बताइए कि कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बौद्ध और जैन धर्म में समानता और असमानता। चलिए बेटा ना आज मन नहीं कर रहा है, तबीयत में ना मुझे सही नहीं लग रहा है, तो यहीं पे एंड कर दें, छोड़ दें यहीं पे। बाकी कल अंतिम रहेगा, तो अंतिम सिलेबस का ही डिस्कशन तो हम लोग कर रहे हैं, कल फिर उसको किया जाएगा। यहीं पे बेटा आज की बैच को एंड कर दिया जाए। आप लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। तो चलिए जो है कल फिर मुलाकात होगी, और कल फिर हम लोग जो है आया जाएगा, और फिर जो सिलेबस के जो बचे हुए पार्ट हैं उसका जो है डिकोडिंग किया जाएगा, उस पर इंट्रोडक्शन रखा जाएगा। तो चलिए आज के बैच को यहीं पे हम लोग औपचारिक रूप से समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल पुनः इसी